देखो जरा एक बार क्लास देखिए, और जो जो ऐड हुए हैं वो मुझे मैसेज करके बताएंगे पहले तो, है ना। यस, जो जो ऐड हो रहे हैं उनको आवाज क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए जरा, आवाज क्लियर है, क्वालिटी क्लियर है, सब चीजें क्लियर हैं? तो फिर प्रोसीड करते हैं हमारे मेंस की क्लास में। आज डेमो है। मैसेज डाल दो, एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए और करते हैं प्रोसीड। ठीक है, चलिए। तो राजस्थान जुडिशरी मेंस में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान जुडिशरी मेंस अपने आप में एक अग्नि परीक्षा है। क्यों? क्योंकि ये आपको देखने में, क्वेश्चन पढ़ने में सिंपल तो लगती है, लेकिन जब हम उसके, यस ठीक है, जब हम उसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमसे बहुत सारे लोगों और बहुत सारे सेक्शन को मांगता है। क्या मांगता है? कि हमें कुछ क्वेश्चन को पढ़ने पे समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा आपको एनालाइज करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको फील कराना चाहता हूं कि अगर राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ मेंस उतना ही जरूरी है जितना आपका प्री निकलना जरूरी है। पहली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्री निकाल भी लोगे और हो सकता है राजस्थान जुडिशरी आपको समय ना दे, क्योंकि किसी भी जुडिशरी का, किसी भी कोचिंग का या किसी भी चीजों का आप प्रिजम्पशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका डिसीजन है, आपका नहीं। आप उनके डिसीजन को ही मारना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्या हो? स्टूडेंट हो, है ना। तो ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी दूरदृष्टि से चल रहे हो तो आपको एक ना एक बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जज बनना है राजस्थान का। अब देखो, मैं बात करूंगा कि कैसे आपका ये सफर तय होगा। पहली चीज तो ये है कि देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अब आप बताइए कि ये जनरल तौर पे हमारा जो एमपी जुडिशरी फॉलो करता है, या देखो राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, डीजेएस, ये थोड़े से पैटर्न, और आपके हरियाणा, ये थोड़े से पैटर्न ऐसे रहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो उन जुडिशरी के माध्यम से आप आरजीएस के अलग से क्वेश्चन भी उठा सकते हो, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम पहले प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, दिनेश एक हिंदू भारतीय नागरिक जिसकी पत्नी पुत्री भारत में रहते हैं, व्यापार हेतु ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक ऑस्ट्रेलिया महिला के साथ विवाह कर लेता है। समझना पूरी चीज। अभी मैं सिर्फ भूमिका जमा रहा हूं कि आप लोगों को आरजीएस का लेवल पता होना चाहिए, कि आप लोग जिस माध्यम से आप तैयारी करने का सोच रहे हो कि ओनली बैरेक्ट अकेला हमारे लिए सफिशिएंट है, या हमें किसी की क्लास अकेली मिल जाए तो सफिशिएंट है, तो देखो मैं भी अगर आपको पूरा पढ़ा दूं तो भी सफिशिएंट नहीं है। पूरा खेल प्रैक्टिस का है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। और दूसरी चीज ये समझिए, क्या दिनेश को भारत वापसी पर उसकी प्रथम पत्नी द्वारा द्विविवाह हेतु अभियोजित किया जा सकता है? ये आपका दिमाग है, ये आपका लॉ पे जितना ज्यादा प्रेजेंशन लिया जाएगा। अब आप बताइए, चलिए, जिसने लॉ पढ़ा है वो उसका आंसर दे सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा उसका आंसर फिर मैं दूंगा। आप पहले इतना बताइए। कहां गया? ये है क्वेश्चन फर्स्ट, कहां गया? ये है। चलिए आप पहले बताइए, पहले मैं आप लोगों को समझ लूं कि आप लोग किस लेवल पे जाओगे, क्योंकि ये मेंस की क्लास है, और मेंस की क्लास में मैं प्रिजम्पशन ये लेता हूं कि आप लोग एक्ट पढ़ के आए होंगे, क्योंकि बिना प्री के मेंस की क्लास होती भी नहीं है। क्लियर बात है? इसका मतलब मेरा मानना यह है कि आपको आईपीसी आता होगा। अगर आपको आईपीसी नहीं आता होगा, पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। एक चीज ये भी हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको आईपीसी इतने अच्छे से नहीं आता है कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए भी मैं बैठा हूं कि हाँ बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक ही डायरेक्शन है कि आपने पढ़ा हो पहले से, तो फिर आप यहां तक पहुंच पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो फिर फाउंडेशन की आवश्यकता है। क्लियर बात ही है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके कोशिश करिए कि आप कौन से सेक्शन आईपीसी के लगा सकते हो, क्योंकि ये पढ़ने पे तो समझ में आ रहा है आपको कि आईपीसी में जा रहा है। पहला प्रिजम्पशन क्या है कि ये आईपीसी में जा रहा है, ये क्वेश्चन, कि इसके अलावा तो कहीं नहीं है, प्रोसीजर तो देखने नहीं मिल रही,
नहीं मिल रही ना, क्योंकि यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आईपीसी का क्वेश्चन आएगा, नहीं लिखा ना, यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि यार ये सीआरपीसी का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं लिखा। आपको पहली चीज तो आपको पहले लॉ पहचानना है कि किस चीज से क्वेश्चन बना। इसका मतलब आपको आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को ही एनालाइज करना है, आंसर तो बात की बात है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हम बताएंगे क्या। अब आपको क्या लगता है इसमें कोई केस लॉ आएगा 3 नंबर में? ये नंबर भी देखना कि 3 नंबर में केस लॉ भी आएगा। पहली चीज, रुक जाओ, अभी मैं आप लोगों के वहम दूर करता हूं। पहला, पहला वहम तो ये है सर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए हर चीज का, कहां पे क्या है। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि ये यहां पे ऐसा कुछ देने वाला है नहीं। आपको आपको बताना पड़ेगा कि आईपीसी में है, आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 4 है, आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 494 है, ये आपको बताना पड़ेगा यहां पे कि ये इन 2 सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। चलो मैंने बोला चलो इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, चलो इंट्रोडक्शन जब आपने लिखा तो मैंने बोल दिया चलो 1 लाइन हो गई, क्योंकि आपकी टोटल लाइन कितनी आती है 19 के समथिंग लाइन आती है। मैंने जितना एनालाइज किया है आपके आंसर क्वेश्चन पेपर को तो 19 लाइन आती है। अब आप समझते जाना, पूरी फ्रेमिंग में ऐसी सिखाऊंगा आपको। पढ़ाने का मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र लेके और रटवा दूं, प्रैक्टिस करवाना मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि आपके मेंस में कितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगे उतना अच्छा मेंस लिख पाओगे। और अगर ये सोच के जाओगे कि मेरा लॉ पे बहुत अच्छी पकड़ है, मुझे बेयर एक्ट पूरी याद है, तो फिर सॉरी, आपको शायद पेपर पूरा बन रहा होगा लेकिन टाइम की कमी हो जाएगी। किसकी कमी होगी? टाइम की कमी होगी। क्योंकि देखो एमपी जुडिशरी जैसा यहां पे कोई रोल नहीं है, आपका सीधा सीधा एक ही रोल है कि एमपी जुडिशरी में जो जजमेंट राइटिंग आती है ना वो बहुत लिखना पड़ता है, यहां पे मिक्स आता है। आपके सिविल क्रिमिनल पेपर के साथ जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की आ सकती है, सिविल के साथ सिविल की आ जाएगी, ऑर्डर राइटिंग आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? मतलब आपको 3 घंटे में ही वो चीज करनी पड़ेगी, साथ में दे दिया हमने, अलग से ऐसा कोई प्रोविजन आपका ऐड नहीं है। अब समझना, मतलब आपका पूरा पूरा टारगेट एक ही जगह सेट है कि यहां पे। अब देखो, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना। तो एक आपका हिंदी इंग्लिश, अभी तो मैं सिर्फ लॉ पेपर सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहले लॉ पेपर सेकंड के बारे में ही आपकी चर्चा करें, फिर हम फर्स्ट पे कल बात करेंगे। आज हमारा क्रिमिनल का है, फिर फर्स्ट पे बात करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग और इन सब चीजों के बारे में एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं कि जितना अच्छा पेपर पढ़ लोगे उतना अच्छा आप अच्छा कर लोगे, और जितना गंदा पेपर पढ़ोगे उतना आप गंदा करोगे। क्लियर बात है कि आपको पेपर पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। पहली चीज तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आया है आज के पेपर में, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि कैसे लिखना है, जितना अच्छा पेपर बता देगा। मैं मेरा भी बोल रहा हूं कि मैं भले आपको ये वाली गाइडेंस दे दूं, लेकिन मैं ये आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। मैं ऐसे राइटिंग में हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जितना अच्छा पेपर का कंटेंट रहता है शायद उस कोचिंग क्लासेस का भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी पेपर से ही बनाया जाता है। क्लियर बात है? तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं था लॉ पेपर पे, किस पे था? लॉ पेपर पे था। अब लॉ पेपर में आपने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट लिखें क्या? पहला क्वेश्चन यही है कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा बेयरेक्ट है। चलो लिखो लिखो, सेक्शन 4 की बेयरेक्ट लिखो। सेक्शन 4 की अगर बेयरेक्ट पे गए तो कितने पॉइंट दिए हैं भैया? 5 पॉइंट दिए हैं, और 5 पॉइंट के अलावा एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उसमें बता देता है कि भैया ऑफेंस क्या है। ये पूछ रहा है क्या वो? चलो एक चीज, एक और चीज, वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। चलो तो आर्टिकल पे आ जाओ, नो डुअल सिटीजनशिप लिख दो एक्सेप्शन में, नो डुअल सिटीजनशिप। अगर उधर की नागरिकता यहां की समाप्त नहीं करता, यहां की रहता है, तो ये एक अपने आप में ऑफेंस कर दिया, क्योंकि भैया आर्टिकल का वॉयलेशन है। पहली चीज तो नागरिकता मिलेगी नहीं, लिखो। 3 नंबर, ये भी याद रखना, 3 नंबर अभी समझा रहा हूं आपको। और आगे जाओ, चलो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा है, आप उसका थोड़ा सा ये भी लिख दिया। चलो और क्या है, अब वो विवाह कर लेता है। अभी कहां विवाह किया? वहां की नागरिकता ली और ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ क्या कर लिया? उनने विवाह कर लिया। यहाँ पे भारतीय थे। अब भैया आईपीसी तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होती है, साफ साफ लिखा है।
अब अगर वो यहाँ पे आते हैं तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई इंसान यहाँ का है, बाहर ऑफेंस करता है और बाहर ऑफेंस करके यहाँ आता है, तो आपको सेक्शन 3 सेक्शन 2 आईपीसी का याद है कि नहीं है याद, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, चलो ये भी लिख दिया, आपके आंसर में कमी नहीं है, ना आपके नॉलेज में कमी है, आपके 3 नंबर में कमी है कि जिस चीज पे आपको इतना सारा लॉ लिखने के लिए बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब पहला क्वेश्चन ये होगा, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि चलिए इसको लिखेंगे कैसे। 3 नंबर का ये नंबर है और आप लोग क्या लिखोगे, सोचो। देखो पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ाना मैं डेमो क्लास के बाद भी स्टार्ट कर सकता हूं कि आईपीसी का सेक्शन 1 से स्टार्ट कर दूंगा, नो डाउट, मुझे तो वो करना ही है ना। ये चीज तो आप सोचना मत कि मैं अकेला यही कराऊंगा, नहीं, हम पहले लॉ पढ़ेंगे, लॉ के बाद हम इसके पेपर के एनालाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड रहेगी, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो? बताइए। अब पहला क्वेश्चन एक और है मेरा, देखो मैं पहले आप लोगों की भावनाओं को जान लूं, है ना। आप लोग जितना अच्छा इस पे प्रिजम्पशन ले सकते हो, रेनू जी आप बताइए। चलिए लो तो पढ़ा है ना, चलो आप बताइए कि पहली चीज समझना, पहला तो हिंदू विवाह अधिनियम है, भारतीय अधिनियम है अपना, है ना। क्या बोलता है? दो विवाह को मान्य नहीं करता, ये अपने इंडिया में है। क्या है? इनकी एक पुत्री भारत में रहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते हैं, ये काम से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब पर्सन के पास क्या थी? इंडियन सिटीजनशिप थी। क्या थी? भारतीय नागरिकता थी। पर्सन के पास क्या थी? भारतीय नागरिकता थी। दूसरा क्वेश्चन, अगर चलो भारतीय नागरिकता थी तो ठीक है, नागरिकता कहां दी गई है हमारी? 5 से लेकर 11 तक में दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है? आर्टिकल 5 से 11 तक में दी गई है। अच्छा, अब बात किसकी कर रहा है? बात इसकी कर रहा है कि व्यापार हेतु चले जाते हैं, नागरिकता वहां प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब इनने इंडिया की भी नागरिकता है इनके पास। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि इंडिया की त्यागी है फिर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, या पत्नी से डाइवोर्स लिया है फिर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, या पति पत्नी को पुत्री को छोड़ के उनकी नौकरी लगवा के, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पहले तो इंडिया में एक प्लस पॉइंट हो गया इनका कि एक और है, और इनने ऑस्ट्रेलिया में भी ले ली। अब ऑस्ट्रेलिया में ले ली, एक और हो गई, मतलब ये बोल रहा है नो डुअल सिटीजनशिप। ये कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 9। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 9। आगे बढ़ते हैं। देखो अबे ये तोड़ना है, ये आपको सोचना है, और ये सोचना इतनी स्पीड से, कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड में 3 घंटे में पेपर कर लूं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। और सबसे मेन चीज, सोचो आप अनलिमिटेड, लेकिन लिखना सिर्फ 3 नंबर के हिसाब से। ये बड़ा टास्क है राजस्थान में, राजस्थान आसान नहीं है। और अब कुछ लोग ऐसे महानुभाव मिलेंगे कि जो बोलेंगे केस लॉ भी लिख के आओ, समझ रहे हो? केस लॉ भी लिख के आओ। तो पहली चीज तो मेरा ओपिनियन ये है, जब तक पूछा ना जाए तब तक लिखना नहीं। और दूसरी चीज, यदि लैंडमार्क केस पे ही वो सेक्शन टिकी है तो पहले केस लॉ लिखो, बाद में सेक्शन लिखो, इंप्रेशन जमेगा भैया। क्या जमेगा? इंप्रेशन। किसी भी एग्जाम का पैटर्न ये नहीं होता कि पहले इंट्रो ही लिखो, पहले इंट्रो को बनाना सीखो कि इंट्रो आया कहां से। अगर केस लॉ पे ही डिपेंड है तो पहले केस लॉ लिखो, बाद में इंट्रो लिख दो। मना है क्या किसी ने? कहीं पे लिखा है कि फॉर्मेट हमें यही चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बैरेट की लैंग्वेज, फिर केस लॉ, फिर कंक्लूजन? ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं जो कि फेमस हो चुकी हैं, कल के दिन हम भी फेमस होंगे, है ना। तो ये वाली चीजें हैं। अब क्या बोला? क्या दिनेश को भारत वापसी पर, अब भारत वापसी मतलब एक ऑफेंस करा कि नहीं करा, ये आपने प्रिजम्पशन नहीं लिया। उसने तो शादी करी, ऑफेंस तो करा ही नहीं। करा क्या ऑफेंस उसने? ऑफेंस करा कि नहीं करा? कैसे, आपको कैसे पता चला ऑफेंस करा?
उसने तो ऑस्ट्रेलिया में किया, उसने तो ऑस्ट्रेलिया में किया, भारत में तो किया ही नहीं। ये तो भारत में ऑफेंस है। भारत के अरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आते ही नहीं है। अब भारत का व्यक्ति बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है, इसको भी तोड़ दिया, उसने वहां की नागरिकता ले ली। अब अपराध बना, क्यों? उसने पहली चीज तो आर्टिकल पढ़ के नहीं गया था वो, ये लिखा नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब आपकी पहली नागरिकता समाप्त नहीं हुई और आपने कैसी ले ली, दूसरी ले ली। इसका मतलब आपका आंसर स्टार्ट ही होगा आर्टिकल 9 से, ना कि आपका ऑफेंस से। नहीं, यहां की अगर स्वेच्छा ले लेता है, ठीक है, चलो मान लिया मैंने स्वेच्छा ले ली, तो भारत जब वापस आता है, अगर भारत वापस आता है, क्योंकि ना तो डाइवोर्स हुआ है ना, डाइवोर्स भी तो नहीं हुआ, डाइवोर्स हो गया क्या, नहीं हुआ। अब और देखो, सोचना आपको, ये दिखाना मुझे कि आप 3 नंबर में बना क्या सकते हो, ये सब और सिर्फ आप ही बना सकते हो, मैं नहीं, मुझे बनाने में समय नहीं लगेगा, मैं बना दूंगा। और पहली चीज, एग्जाम का पैटर्न समझिए, आप एग्जाम का पैटर्न समझिए। पहली चीज मैं आपको पूरी चीजें, और सोचिए रेनू जी, और क्या लिख सकते हैं आप, 3 नंबर के हिसाब से कितनी लाइन लिख सकते हैं आप। पहली चीज तो क्वेश्चन ये है, 3 नंबर के हिसाब से आप कितना लिखना पसंद करेंगे, 6 से 7 लाइन। चलिए, 6 नंबर के हिसाब से आप कितना लिखना पसंद करेंगे, सब आप लोगों का है खेल, मैं आप लोगों के ओपिनियन को जानना चाहता हूं। मेरा ऑब्जेक्ट सिखाना है, पढ़ाना तो मैं प्रीलिम्स में भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, 6 में कितने लिखोगे आप, अगर 3 में आप 7 लाइन लिख दिया, ठीक है, 6 में आपने 14 लाइन लिख दी, वेरी गुड, तो फिर 4 में कितना लिखोगे, 4 से 5 लाइन। और कोई है जो ऐसा बोलता है, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि 3 में 6 लाइन ही लिखना है? नहीं, तो ये माइंड मेकअप खत्म कर दो। ये माइंड मेकअप एमपी जुडिशरी वालों के साथ भी बहुत सदियों से चला आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है सर तो 1 पेज लिखना, और अगर 8 नंबर का है तो 2.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। किसने कहीं लिख दिया ऐसा कि 2.5 नंबर से ज्यादा लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा? आपकी राइटिंग स्किल्स भी तो कुछ होती है, आपकी स्पीड भी तो कुछ होती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो लिखो ना 4 पेज, मना क्या कर रहा है? और मैं आरजीएस मेंस लेके भी क्यों आया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप पूरे लॉ लिख दो। मना है क्या कहीं? 19 लाइन काफी होती है, 19 लाइन बहुत होती है, बहुत होती है, कोई मना नहीं है। हाँ, लेकिन 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 एक चीज और है, पैटर्न चेंज हो गया, पता चला 1 2 3 लाइन दी उनने 3 नंबर के हिसाब से, तो देखो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं उधर का पेपर का बिल्कुल पूरा पढ़ के बैठ कर चुका हूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, आज 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, 6 के भी आते हैं, 8 के भी आ जाएंगे, मना नहीं है। वहां का पैटर्न कोई सॉलिड नहीं है कि एक बता दे कि हाँ यही आता है। माइनर के माइनर पूछ लिए, फिर क्या कर लोगे? मेजर का क्वेश्चन कम दिख गए, फिर क्या कर लोगे? मेजर के ज्यादा हो गए, माइनर के कम हो गए, फिर क्या कर लोगे? कहानी तो यही है ना कि आपको करना क्या है फिर सर हम पढ़े कैसे, यही तो डाउट है कि हम करें क्या, यही तो डाउट है। तो हम लिखे कैसे, यही तो डाउट है। तो उसके लिए हम है, अब उसके लिए हम इसलिए हैं, पहली चीज, हर आंसर का फॉर्मेट 3 तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक 3 नंबर के हिसाब से, 3 को 2 में करने में समय कोई बराबर नहीं होता, 1 नंबर का एक्सेप्शन है। एक 6 नंबर के हिसाब से बनाएंगे, एक 8 नंबर के हिसाब से। 6 का 4 करने में भी समस्या नहीं आएगी, समझो बात को। ये 8 नंबर का भले आया नहीं आया, लेकिन हमें बना के चलना है, ठीक है, हमें थोड़ा सा आगे पीछे लेके चलना है, क्योंकि दूरदृष्टि रखनी है।
2 नंबर में आ गया तो क्या करना है, फिर आपको दूरदृष्टि रखनी है। अब मान के चलो उनने पूछा डिग्री क्या है, समझना कहानी, मैं बिल्कुल पॉइंट पे हूं। उन्होंने पूछा गुड इवनिंग, उन्होंने पूछा डिग्री क्या है, पूछा उनने डिग्री क्या है। अभी मैं क्रिमिनल पे हूं, सिविल का थोड़ा सा दिखाता हूं। उनने पूछा डिग्री क्या है, डिग्री कितने प्रकार की होती है, और नंबर लिख दिया 2। क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो का त्यों, पक्का 2 नंबर में? कितना समय लगेगा? मतलब डिग्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, जहां तक की वायु से अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है तो बात की किसी बराबर, ये पूरा आप लोग को लिखना। फिर उसमें ये भी लिखोगे ये डीम्ड डिग्री है, ये कंपोजिट डिग्री है, ये इसमें डिग्री नहीं आएगी, इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी लिखोगे। फिर आप टाइप भी लिखोगे कि ये प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है, और क्या हो सकती है आपकी, प्रारंभिक या अंतिम दोनों हो सकती है, कंपोजिट। अब इतना आपने लिख दिया, और उसमें तो डिफाइन भी किया गया कि प्रारंभिक क्या होती है, अंतिम क्या होती है, 2 नंबर में, 2 नंबर। अब खुद सोच के देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नंबर पूरे मिलेंगे इस पे भी, लेकिन टाइम, यहां पे आपने टाइम कितना दे दिया, 7 मिनट। लिखोगे जब भी तो चलो मैंने बोल दिया 7, मैंने बोल दिया 5 मिनट तो गए 2 नंबर के क्वेश्चन में, और एक आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का। अब सेम क्वेश्चन, डिग्री क्या है, डिग्री के प्रकार लिखिए और बताइए। अब आप 6 नंबर में पता क्या करने वाले हो, डिग्री की डेफिनेशन आएगी, फिर एसेंशियल कंटेंट आएंगे, फिर आप टाइप भी लिखोगे, टाइप के साथ एक केस लॉ भी लगा दोगे। समझ रहे बात को, कि करना क्या है और लिखना कैसे है। ये देखो, ये तभी हो पाएगा जब आप हमसे जुड़ पाओगे, बात खत्म है। कि आपको एक फॉर्मेशन मैंने पहले ही दिखाया कि आपको इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इस वाले क्वेश्चन की। एक एक अगर आप लोगों को अगर जैसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बिना बुक में देखे, देखो आंसर राइटिंग की बुक आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आती है, लेकिन वो एक लिमिटेड है। अगर कल के दिन वो क्वेश्चन नहीं आए, कुछ और पूछ लिया, मैं एक चीज और दिखाता हूं, चलो। ये तो खैर आपकी समझ में आ गया होगा कि लिखना क्या है, अभी लिखने पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आपको करना क्या है। एक चीज और दिखा रहा हूं, यस, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए सर, मैं बिल्कुल सॉल्व लेके आया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा टारगेट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है, का अपने मकान की छत पर सीढ़ी की सहायता से चढ़ जाता है, खा सासा सीढ़ी को हटा देता है, बताइए कौन सा अपराध कारित किया। क्यों नहीं आ सकता 2 नंबर में, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना 2 नंबर में। अब कौन सा अपराध कारित किया, देखो आंसर 2 नंबर में। सबसे पहला ही उनका आंसर था कि ये पहले सेक्शन पहचान लो भैया, कौन सा सेक्शन है। तो पहला आंसर आपका ये है। 1 नंबर आपके आरजीएस में इसके मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आप सेक्शन पहचानो पहले, तो सिर्फ 1 नंबर इसके हैं। तो 1 नंबर के पीछे अगर आप 19 लाइन भर दोगे क्या, चलो 19 नहीं के पूरा, अगर 2 नंबर में भी अगर उन्होंने इतना स्पेस दे दिया तो क्या पूरा भरने की कोशिश करोगे क्या, नहीं भैया नहीं, नहीं। यही तो समझदारी है। अब उनने क्या लिखा, उनने उनने क्या लिखा, उनने सीधा सीधा ये लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो ये आंसर होता, और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता तो ये पूरा आंसर होता। इतना तो खेल करना है। नहीं समझ आ रही, कि आ रही है कि करना क्या है, कि कैसे चलेंगे हम। और पढ़िए, चलो ये वाला पढ़िए, यूपीसीजे का क्वेश्चन है, ऐसा आता है। तो आपके आरजेएस की तैयारी आरजेएस तक ही लिमिटेड नहीं है, आप यूपी सिविल जज भी निकाल सकते हो अगर हमसे जुड़ोगे तो। देखो क्या लिखा है, का विवाह खा से हुआ, खा अपने पति का से संतुष्ट नहीं रहती है, का एक दिन वह अपने पति का को पर छोड़कर अपने प्रेमी गा के साथ घर चली जाती है और गा के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगती है, गा का अपराध बताइए। चलो ये जो लाइन है ना, कौन सी लाइन,
ये जो लाइन नहीं है, मान के चलना ये लाइन है ही नहीं, रहने लगती है। अब आपसे पूछ रहा है बस कि जैसे आरजेएस में पूछा, तो बताइए क्या, क्वेश्चन लग दिया रहने लगती है। अब क्वेश्चन को दो बार पढ़ो कोई, कि यार ये छोड़ के चली गई रहने लगती है, उसके साथ रहने लगती है, तो ये क्या है। पहली चीज तो आपका पहला क्लिक होना चाहिए कि सेक्शन कौन सी लग रही है हर चीज में, और दूसरा क्लिक आपका होना चाहिए कि सेक्शन में बोला क्या गया है। ये आपके 2 नंबर हो गए, इससे ज्यादा आपको नहीं। और अगर आपको, और अब ये है 297, 497, सॉरी 497, तो अब 497 क्या होता है, कोई केस आया इस पे, लैंडमार्क केस है कोई 2018 का, बिल्कुल उसके बिना अधूरा है, उसके बिना क्या है, तो लिखना पड़ेगा। फिर आपको 2 नंबर नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको समझा यही रहा हूं कि आपका ओपिनियन, आपका तरीका होना चाहिए बस, कि आपको किस चीज पे क्या, किस चीज को आप कैसे दे सकते हैं आगे। देखो ये तो होगा एक तरीका, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं वहां हमारी कहानी। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे पूरे, क्योंकि आपको यही बढ़ाएगा कि वहां पे कैसे पूछा जाएगा, यही चीज आपकी बढ़ाएगी। तो हम पूरा आईपीसी एनालाइज करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वापस से। चलिए यहां थे, हम्म, चलिए तो रेनू जी आंसर बताइए कैसे फ्रेम करें। चलो आंसर लिखा है पहले, सब नहीं लिखा होगा, लिखा है ना, एलएलबी में लिखा है, लिखा होगा, कहीं तो लिखा है, सब जगह लिखा होगा। तो फिर बताइए क्या लिखना स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि यही है कहानी मेंस की। चलो ठीक है, इंट्रो बता दिया, और चलो ठीक है, और चलो बोलते जाना है ना, बोलो, बोलते जाना, मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो 3 और 4 से दी गई है, ठीक है, संबंधित समस्या 3 और 4 से दी गई, और आईपीसी, ठीक है। और नहीं, डायरेक्ट मैं बुलवा भी नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों से लॉ पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं आप लोगों को पैटर्न, लॉ तो पढ़ाने के लिए मैं हूं ना, मेरी क्लास ज्वाइन करोगे तो लॉ तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्या पढ़ाऊंगा और उसमें, आपको लॉ ही पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन लॉ थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा इस बार। इस बार पहले आएगी क्वेश्चन, बाद में हम जाएंगे सेक्शन पे। ऐसे रैंडमली आपको उठा के सेक्शन पे नहीं ले जाऊंगा, पहले क्वेश्चन ही अराइज होगा जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बाद में हम उस पर जाएंगे। और ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 1 उठा लिया, अब एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना। जो चीज पूछी गई है जनरल तौर पे, और जिस चीज से, जिस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा बन चुके हैं, पहले हमारा वार उसी पे होगा, बाद में हम किसी और चीज को देखेंगे ना, क्योंकि हमें मेंस निकालना है, हमें गधे नहीं बनना है। कि एक होता है ना फ्लो चार्ट, कि चलो आज हम आईपीसी पढ़ेंगे, और आईपीसी में आज हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे स्टार्ट, आप तो मेंस की क्लास में आए हो ना, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, भले ना निकला हो। ज्वाइन करने वाला तो वही मान के बैठता है ना कि हमारा प्रीलिम्स निकला है, इसलिए हम मेंस की क्लास में बैठे हैं, बात खत्म है। ठीक है, तो पहली चीज आप समझिए इंट्रोडक्शन में, चलो आपका एक चीज ठीक है। अच्छा आपने बोला 3 4 हो गया, और भी तो है 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे थोड़ी मिल जाएंगे। चलो आर्टिकल वाली बात लिख दी, कहाँ लिखूंगा, इंट्रो में क्या अलग से, इंट्रो में डाल सकते हैं, वेरी गुड, इंट्रो में डाल दिया आर्टिकल 9, ठीक है। और फिर इसके प्रोविजन लिखे, चलो हमने लिख दिया आईपीसी की सेक्शन 3 के बारे में, ठीक है, ये इसी के बारे में बात करता है, ठीक है, कि आप यहाँ से वहां, ठीक है, इसके बारे में। चलो इसके बाद हमने लिख दिया आर्टिकल 9 के बारे में। आंसर कंप्लीट है पक्का। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये पूछ रहा था क्या।
क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले तो मुझे आप ये बताइए, और आप लोग सब लोग बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। पूछ लिए। तो ससंगत प्रावधान में ये अपराधी है कि दोष मुक्त है कि दोष सिद्ध है, यही तो पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? सिर्फ आपका आंसर पूछ रहा है क्या वो? क्या अच्छा आर्टिकल 9 में ये दिया है, और बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन क्या लिखोगे? दोषी है पक्का? देखो मेरी बात पे आप लोग इतना यकीन मत करिए। लॉ आपने पढ़ा है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं यहाँ पे बैठ के। ये बात आप लोग बहुत जल्दी अच्छे से समझ जाइए। लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूं आपके लॉ पे कितना कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से ही तो मैं आगे आपकी भूमिका जमाऊंगा। अगर लॉ स्ट्रांग नहीं है तो पहले लॉ को स्ट्रांग बनाएंगे, अगर लॉ स्ट्रांग है तो पहले हम इन सब क्वेश्चन के माध्यम से लॉ बताएंगे। अलग अलग फिल्म है ना, पिक्चर अलग है, बच्चे अलग हैं, दोनों चीज पे काम होगा। पहली चीज तो मुझे ये बताओ, ये दोष सिद्ध है या दोष मुक्त है? ये व्यक्ति, आप अच्छे से पढ़ा है ना, आर्टिकल 9 भी आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मैं घुमाने का मेरा काम रहता है ना, मैं घुमा सकता हूं, लेकिन आप लोग अपनी बात पे टिके रहिए। अब फिर से एक बार फिर पढ़ो, देखो कहानी यही है। मैं एक क्वेश्चन पे ही समझा दूंगा कि हमारा मेंस कैसा चलने वाला है। आप लोग अगर इससे अंदाजा लगा लो तो शायद आप दूसरी डेमो का वेट ना करो और आप ज्वाइन कर सकते हो फिर, शायद। क्या? कन्विक्ट किया जाएगा, पहला आंसर आया, कन्विक्ट किया जाएगा। चलिए, कन्विक्ट कंक्लूजन है ये क्या है? कंक्लूजन लिखना ही पड़ेगा आपको। हाँ चलो, और आपका पक्का? चलो फटाक से आर्टिकल 9 खोलो। क्या लिखा है? आपने बोला, अभी बोला, आपने बोला मत खोलो, आपने बोला कि नो डुअल सिटीजनशिप। अगर उसने एक चीज नहीं लिखी थी यहाँ पे, क्या नहीं लिखी थी? देखो लॉ का प्रिजम्पशन ऐसा नहीं आता भैया। लॉ के लिए एक चीज होती है, एक चीज क्या होती है कि जो जानबूझ के किया जाए उसमें लॉ पनिश करता है, इसका मतलब वॉलेंटरली। और जो दबाव में किया जाए उसको लॉ पनिश नहीं करता है। यहां पे पढ़ने पे यही तो मैं बोल रहा था, जिसने क्वेश्चन समझ लिया उसका आंसर सही है, और जिसने क्वेश्चन नहीं समझा उसका आंसर गलत है। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया उसकी पत्नी, पहली चीज तो वो नागरिक है भारत का, पहली चीज याद रखना। पत्नी और पुत्र भारत में रह रहे हैं, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और व्यापार हेतु ऑस्ट्रेलिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने आजीविका का उपचार किया, वहां नागरिकता प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब आर्टिकल 9 हमें यह बोलता है कि कोई व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। इसका मतलब, और यहां पे एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड लिखा है, स्वेच्छा। यहां पे कहीं लिखा कि मारपीट से नागरिकता ली, यहां पे कहीं लिखा कि दबाव में नागरिकता ली, यहां पे कभी लिखा है तो हम प्रिजम्पशन लेंगे कि यहां पे नागरिकता कैसी लिए? स्वेच्छा नागरिकता। और अगर कोई व्यक्ति यहां का नागरिक है और यहां की नागरिकता ले लेता है, इसका मतलब ये वॉइड हो जाती है, पहली वाली शून्य हो जा। आपने बोला था अभी, फिर मैंने आपको घुमाया था, आप हमारे साथ घूम के भी आ गए और वापस हम ले आए भी वहीं पे, ठीक है। तो इसका मतलब स्वेच्छा नागरिकता उसने क्या कही? ग्रहण कर ली। कोई अपराध किया क्या? नहीं। कोई अपराध किया क्या? नहीं। आर्टिकल में सीधा सीधा प्रोविजन है कि स्वेच्छा अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी पुरानी वाली रद्द हो जाती। एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, एक कंक्लूजन आपका ये निकला कि चलो नागरिकता उसने दूसरी ली, उसने कोई प्रकार का ऑफेंस नहीं किया। अब ऑफेंस की घटना कहां से स्टार्ट होती है? यहां से। ऑस्ट्रेलिया में विवाह कर लिया, कोई मना नहीं है, आप विवाह कर सकते हो, वहां की नागरिकता आपके पास है, आप शादी भी वहां कर सकते हो। लेकिन एक गलती ये करी, क्या? एक क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा कि सोचिए कि क्या अगर दिनेश को भारत वापसी पर उसकी पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार में अभियोजित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन ही पूछा है कि उसको अभियोजित किया जा सकता है। अब आप आंसर बताओ मुझे, यहां पे मैं रुक रहा हूं। पक्का? बताओ क्यों, रीजन बताओ ना। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अरे अभी बोल रहा हूं मैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ की नागरिकता मतलब वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाती है, और ये स्वतः समाप्त तो हो गई। अब पूरी चीज समझना।
और सोचो ना, आप लोगों को आंसर देना है। आंसर किसको देना है? आप लोगों को। क्या पूछ रहे हैं? मेन सरिया है। सेकंड मैरिज के लिए ही डुअल सेकंड मैरिज के लिए ही डुअल सिटीजनशिप ली है, तो मेन सरिया है, और इसलिए पनिशमेंट दे दी जाएगी। इनकी बात से सहमत है क्या? सेकंड मैरिज के लिए अगर मेंसरिया है, भैया उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि व्यापार करने के लिए गया था, वो शादी करने के लिए नहीं। फिर वहां पे उसको कोई पसंद आ जाती है, और पसंद आ जाती है तो फिर वो नागरिकता लेके, क्योंकि उसको ने लॉ पढ़ा है कि अगर मैं वहां का नागरिक हूं तो यहाँ शादी नहीं कर सकता, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बस जाता हूँ मैं, और वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है, शादी कर लेता है। उसकी पत्नी को पता चलता है, अगर क्या वह भारत वापस आता है अपनी बीवी के साथ घूमने, जो कि ऑस्ट्रेलियन है अब, उसके साथ घूमने आता है, तो क्या द्विविवाह के मामले में जा सकता है अंदर? बताइए, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां रुका है आपका। क्वेश्चन सिर्फ यहां रुका है आपका। अब आईपीसी की सेक्शन 3 निकाल लीजिए, आपका आंसर है, निकालो। आईपीसी की सेक्शन 3 है, आईपीसी लाए हो क्या? नहीं लाए हो? जो भी नहीं लाया है मेरे साथ, मैं रीड कर रहा हूं, आप सुनेंगे। लिखा है, भारत से परे किए गए, किंतु, भारत से परे मतलब ऑस्ट्रेलिया में, किंतु उसके भीतर, ठीक है, विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड होगा। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड इन इंडिया। समझना आप। अब मैं हिंदी में एक ही लाइन पढ़ूंगा, शायद आप लोग क्लियर कर लो। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति लिखा है, मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन सबके बारे में बात हो गई, एनी पर्सन, ठीक है, ठीक है, किसी भारतीय विधि के अनुसार, आप समझे? नहीं समझे? भारतीय विधि के अनुसार मतलब कि इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अरे जब नागरिक ही यहीं का नहीं है, और अफेंस अफेंस तब बनता, भारत का नागरिक रहकर अगर वो ऑस्ट्रेलिया की महिला से शादी कर लेता, तब अगर यह लौट के आता तो ऑफेंस बनता ना। भारत का नागरिक ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लेता है, और उधर की सिटीजनशिप में अगर वो शादी कर रहा है, वो तो लीगली शादी हो गई ना, और वापस आ रहा है, तो अब वो भारत का नागरिक कहां बचा? तो भारतीय विधि के अनुसार, तो भारतीय विधि के अनुसार आपका भारत का लॉ क्या बोलता है? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। अब तो वो ऑस्ट्रेलियन हो गया ना व्यक्ति। अब बताओ, व्यक्ति ऑस्ट्रेलियन हो गया। अरे बात खत्म ना, मैंने बोला ना, क्वेश्चन जितने अच्छे से समझोगे आंसर उतना ही अच्छा आएगा। नो नो नो, यस नो, यस नो। अब मुझे यस और नो का आंसर नहीं समझ में आ रहा है सर, जो जुड़े हैं वो स्पेसिफाइड आंसर दीजिए। देखो मेंस की क्लास का खेल ही यही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को सिखा रहा हूं। बात खत्म है कि लिखना कैसे है। अब बताओ, हर्ष श्रीवास्तव, अब बताओ। 2 कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन लग रही है यहाँ पे? 2 कंडीशन लग रही है। आप क्या सोच सकते हैं इस पे? सबसे पहली चीज, आप क्या सोच सकते हैं इस पे?
पहला डाउट अब मेरा फिर एक अराइज करते हैं। चलो आप लोग भी गलत नहीं हो, सही कर देता हूँ आपको, है ना। चलो एक चीज और, सेक्शन 3 के हिसाब से आप लोगों को लग रहा पनिश किया जाना चाहिए, सेक्शन 4 के हिसाब से और बता दो। आईपीसी की सेक्शन 4 के हिसाब से और बता दो। चलो देखो, मेरा आप लोगों को घुमाने का पूरा पर्पस है ना। तो ये मत सोचना कि सर इक्विटल क्यों कर दिया, कन्विक्शन क्यों नहीं किया। देखो कन्विक्शन करना भी आप लोगों के हाथ में, नंबर उसी के हैं। जब तक आपका ब्रेन वॉश नहीं होगा, जब तक आप नई चीज कैसे सीखोगे। क्या है बताइए। सेक्शन 4 आईपीसी क्या बोलता है? ये बोलता है भारत से परे या भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है, इसके बारे में बात करता है। चलो एक और बोलता है कि अपराध क्या है, तो बोलता है अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य, हर कार्य जो भारत में किया जाता तो अपराध होता। हम्म। कहाँ की? इंडिया की। नो डुअल सिटीजनशिप लिखा है साफ साफ। फिर ठीक है। हम्म। हाँ तो पनिशेबल है, तो पनिशेबल है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है और फिर सेक्शन 4 देखो, पढ़ो, सेक्शन 4 का फर्स्ट पढ़ो। सेक्शन 4 का भी फर्स्ट पढ़ो, फिर उसमें ऑफेंस भी लिखा है कि अगर किसी भारत के नागरिक द्वारा, अब वो भारत का नागरिक बचा कहाँ है, दिक्कत तो ये है ना। सेक्शन 4 भी तो आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है कि नहीं करता, पहली चीज तो मुझे ये बता दो। कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है फिर, एक लॉ को दूसरे लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उसका फर्स्ट वाला प्रोविजन भी तो बोलता है कि भारत के नागरिक द्वारा भारत से परे कोई अपराध किया जाता है, तो अब भारत का नागरिक बचा कहाँ है वो। कहीं लिख दिया कि अपराध ही करने के लिए नागरिकता ली थी। क्या दिनेश को भारत वापसी पर प्रथम पत्नी द्वारा द्विविवाह हेतु अभियोजित किया जाता है, विधि के सुसंगत प्रावधानों को सहित स्पष्ट सहित बताइए। आपका सेक्शन 3 में गलत नहीं बोल रहा हूं, इसको पनिश किया जाएगा। सर अब आप ही क्लियर कर दो। अच्छा, खिचड़ी पक गई दिमाग की आपकी। तो देखो लॉ का खेल है ये। देखो मैंने 4 भी ऐड किया, मैंने 3 भी ऐड किया, मैंने आर्टिकल 9 भी ऐड किया। अब बात आती है कंक्लूजन की, जिसपे आपको नंबर मिलने हैं। ठीक है, एक मौका और देता हूं आप लोगों को। चलो आप लोग फटाफट 4 भी पढ़ लो, 3 भी पढ़ लो, और उसके बाद फिर डिबेट करो कि सर यही लिखेंगे, और 3 नंबर में फिर मैं बताऊंगा लिखना कितना है। क्लियर बात है। नहीं 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 नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है।
आईपीसी, बीएनएस ले लो ना, बीएनएस ले लो, अंदर से अंदर रखी बीएनएस। देखो आप लोगों को आंसर आप लोगों से इसलिए निकलवाने की कोशिश है। पहली चीज तो मैं सॉर्ट आउट भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, सब चीजें करा सकता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है। पहली चीज मेरा ऑब्जेक्ट आप समझिए, मेरा ऑब्जेक्ट है आपको सिखाना कि यार आप पहले क्वेश्चन में अगर 1 घंटे ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास हो रही है, तो आप 3 घंटे में कैसे कर पाओगे? बहुत क्वेश्चन है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। समझो यार, थोड़ा सा उस चीज को भी बारीकियों से देखो कि आपको लिखना क्या है। मैं आपका ना सेक्शन 3 का ओपिनियन गलत बोल रहा हूँ, ना 4 का बोल रहा हूँ, ना मैं आर्टिकल 9 का। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, आप लोग कन्विक्शन कर सकते हो। लेकिन एक चीज और तो बोल रहा हूं मैं साथ में उसके, उसको मुझे काट दो कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं मान लूंगा ठीक है, ओके डन, आप लोग सही हो। लॉ तो पढ़ा है बहुत अच्छे से सभी ने। पनिश होगा ना? ठीक है, दोनों का समझ लूं पहले। चलो बोलते जाना है ना, क्या क्या लिखा है मैं लिखते जा रहा हूं, आप बोलते जाना। चलो करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, कौन जीतता है। चलो सेक्शन 3 में क्या लिखा है? एनी पर्सन लिखा है। और आपके एनी पर्सन में कौन आता है आपका? सिटीजन, नॉन सिटीजन, और कोई आता है? ये दो ही आएंगे ना। चलो अब सेक्शन 4 में क्या लिखा है? इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन है ना, पहली वाली लाइन में लिखा है। चलो अब आ जाते हैं इस पे, कहानी पे। चलो आ जाए वापस। दिनेश कहाँ का व्यक्ति है? भारत का के ऑस्ट्रेलिया का? भारत का है। कौन? एनी पर्सन में आएगा? अभी समझना, मैं देखो मेरा काम सीधा सीधा है, सीधा सीधा। आप लोग पूरा जब तक, हाँ भारत का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारत का है दिनेश। दिनेश कहाँ का भैया? भारत का। एनी पर्सन लिख दूं क्या? अभी लिख दूं क्या, अभी के कंडीशन में? नहीं लिखूं ना? आप बताइए, क्यों और डीप में जा रहे हो क्या, और ब्रीफ स्टडी? ठीक है चलो ठीक। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या है? तो फिर ठीक है, इंडिया बाय बॉर्न, इंडिया बाय बॉर्न। ये तो आप आर्टिकल 5 बता रहे हो हमें कि भारत में जन्मा हो, उनके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है, जो सब ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ो। चलो, और कोई बोलने वाला है क्या? और अंदर से कोई बोलने वाला है क्या कि एनी पर्सन में ऐड कर दूं इसको? कर दूं एनी पर्सन में? बताओ ना, एनी पर्सन में सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों आ जाते हैं। इसको दिनेश को आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ठीक है आ सकते हैं, आपने बोल दिया आ सकते हैं, ठीक है। सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों आ सकते हैं। अब व्यापार हेतु वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अब ये क्या हो गया? सिटीजन, सिटीजन मान लिया मैंने इसको। दिनेश को, लाइट को क्या पता क्या हो गया, लाइट को क्या पता क्या हो रहा है। ठीक है, और नॉन सिटीजन में कौन आ रहा है? नॉन सिटीजन में आपका कौन आ रहा है? कौन? आफ्टर जब ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेता है तो ये नॉन सिटीजन। अब मुझे एक चीज बता दो, चलो ये नॉन सिटीजन हो गया दिनेश, यहाँ पे क्या हो गया? नॉन सिटीजन हो गया यहाँ पे दिनेश। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, हाँ, तो टेम्परेरी बेस पे प्रिजम्पशन ले रहा हो क्या? फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा, क्या लगा है? दिनेश भारत आ नहीं रहा, दिनेश भारत नहीं आ रहा, वो पूछ रहा है
क्या अगर दिनेश भारत में वापसी लेता तो क्या अभियोजित किया जाता, ये पूछ रहा है। क्या उसको पनिश किया जाता, क्या उस पर ट्रायल चलती, ये पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं, मैं यही बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन ही तो समझ लो पहले, आंसर तो बाद में समझाऊंगा मैं कि लिखना कैसे है। मुझे बीएससी बीसीएस इंडिया से नाम कट हो गया है अब, बट नाउ ही इज एनी सिटीजन। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया भैया, मान लिया। मैं आप लोगों को गलत बोल भी नहीं रहा हूँ, पहले से मैं स्टार्टिंग से, ना आपका सेक्शन 3 का प्रिजम्पशन गलत है, ना आपका सेक्शन 4 का प्रिजम्पशन गलत है, ना आपका आर्टिकल 9 का प्रिजम्पशन, मैं सिर्फ कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, वो आप लोग इतने से देर में नहीं बता पा रहे। प्रोसिक्यूट किया जाएगा, बस एक बता दो आंसर, हाँ या ना, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग इनका आंसर है, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, और 9 के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप है ही नहीं। हाँ हाँ, इसका मतलब मैं कल के दिन बिजनेस करने के पर्पज से जाता हूँ, टेम्परेरी जाता हूँ, और मैं वहां पे शादी करके अगर वापस आ जाऊं तो मुझे पनिश किया जाएगा, किया जाएगा। और अगर मैं वापस नहीं आऊं तो टेम्परेरी कितना, तो वही तो पूछ रहा हूं, जितना उस पे क्या टेम्परेरी कितना। इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, बराक ओबामा अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे घूमने आते हैं ना, बराक ओबामा यहाँ के हैं ना वाइफ यहाँ की है, आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, बराक ओबामा दो लगा देते हैं। हाँ, ऑफेंस करते हैं। हाँ हाँ, यस यू आर राइट, ये ऑफेंस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शादी कर रहा है। अरे मैं, ऑस्ट्रेलिया में शादी कर रहा है, इंडिया में शादी कर ही नहीं रहा है। इंडिया में शादी करना वैलिड है। ऑस्ट्रेलिया में शादी कर दी उसने, कर ली, क्योंकि वो वहां का नागरिक हो गया था। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 9 में उसकी नागरिकता समाप्त हो गई थी इंडिया में। कौन सी वाली, ऑस्ट्रेलिया। अरे ऑस्ट्रेलिया का नागरिक ऑस्ट्रेलिया में शादी नहीं कर सकता क्या, ये लॉ इतना बोल ही नहीं रहा, ये हमें पूरा आंसर थोड़ी बता रहा है। अरे इतना 3 नंबर में इतना सोच के अगर आप लिखोगे तो क्या होगा। आपने, चलो ठीक है मैंने मान लिया, चलो मैं तो इधर ही था, दिनेश नो सिटीजन है, दिनेश सिटीजन है, और दिनेश ही भारत का नागरिक है। ठीक है, अब नो सिटीजन बना तो उसने शादी कर ली, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ की नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई, और जब भारत का नागरिक था तो उसने यहाँ भी शादी कर ली थी। तो फिर आंसर गलत है आपका, रीजन देते नहीं आ रहा तो है, फिर आंसर गलत है आपका। अरे तो अपने को दूसरों की टेंशन है ही नहीं ना। सर पूरा टाइम चला जाएगा, आप ही क्लियर कर दीजिए। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, सही बोल रहा है। कहाँ पे पानी आ रहा है, एसी से पानी आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, आ जान दो, आज पोछा लग जाएगा वापस से, नहीं कुछ नहीं होगा। चलिए। मेरा ओपिनियन है, देखो मेरा ओपिनियन है सीधा सीधा, सेक्शन 4 में अकॉर्डिंग वो क्या है भैया, भारत का नागरिक है। पहली चीज तो पहली लाइन में वो ये बोल ही नहीं रहे हैं कि वो एनी पर्सन है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये एनी पर्सन वाले रूल पे एप्लीकेबल हो रहा है। भारतीय लिखा है सीधा, हिंदू भारतीय नागरिक है। कौन है भैया, हिंदू भारतीय नागरिक है, उसकी शादी हो चुकी है। पहली चीज मतलब नागरिक कहाँ का है, भारत का है, सेक्शन 4 में बताया। और सेक्शन 4 बोलता है कि जो व्यक्ति कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी अपराध वगैरह करता है, भारत का नागरिक है और कहीं पे भी करता है और लौट के भारत में आता है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, भारत के रूलों के अनुसार क्या किया जाएगा, पनिश
किया जाएगा। पहली चीज ये लिख दी। दूसरी चीज पे आते हैं, आर्टिकल 9 क्या बात करता है। आर्टिकल 9 ये बात करता है कि आप दोहरी नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी पहली वाली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब अब वो नागरिक बचा कहां का, ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया में जाके अब कर देता है, वो क्या कर देता है, शादी कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर लेता है, शादी कर देता है। और अभी मैंने बोला कि जो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो कहीं पे भी कोई भी अपराध करता है, भारत का नागरिक है क्या, नहीं है, शादी करी क्या, शादी करी, लेकिन वहां पे अपराध है क्या, क्योंकि अब वो भारत का नागरिक बचा नहीं है, तो फिर वो लौट के अगर आता है तो क्या अभियोजित किया जाएगा क्या, नहीं। कंक्लूजन है ना, डायरेक्ट ही तो है, पूछा ही तो यही जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि आप पूरे उसकी स्टोरी बना के बैठ जाओ, सिर्फ आपसे यही पूछा जा रहा है। विधि के सुसंगत प्रावधान बनाने, विसंगत नहीं कि थ्री में चले जाओ तो थ्री में बोल दो। थ्री में क्या बोलो, सर एनी पर्सन, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो, अगर वह अपराध करता है भारत दूसरे देश में और उस पे वापस आता है, जैसे कि पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया वाले के साथ एक फ्रॉड करता है, यदि पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसको भारतीय कानून के हिसाब से पनिश किया जाएगा। ये आपका सेक्शन 3 बोलता है। सेक्शन 4 बोलता है कि भारतीय नागरिक जहां कहीं भी अगर कोई अपराध करता है और वो भारत में आता है तो वो पनिश किया जाएगा। ये आपका सेक्शन 4 बोलता है। लेकिन बचाने वाला है सेक्शन आर्टिकल 9। बोल रहा है कि पहली नागरिकता आपने ले ली तो दूसरी आपने ग्रहण कर ली, वो समाप्त हो गई। और अगर इनने शादी कर ली और दोबारा अगर आते हैं भविष्य में तो भैया नहीं, और क्या। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा, है ना। अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज का डाउट आए तो पहले आप मुझे बताना, फिर मैं उसको देखूंगा। आप गलत नहीं हो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप कन्विक्शन लिख के आ जाओ, नहीं है, लेकिन सुसंगत प्रावधान लिखने, विसंगत प्रावधान नहीं लिखने। सीधा बोल रहा है वो, क्या उसको लॉ नहीं आता क्या, पूछता क्यों इतना सिंपल, सीधा सीधा तो दिख रहा है पढ़ने पे। हर कोई कन्विक्शन करेगा उसको तो पढ़ने पे, कर नहीं दोगे आप लोग कन्विक्शन। चलो भैया, आज की क्लास इतनी ही है। अगर आपको डेमो पसंद आया हो तो आप सेकंड वाली क्लास में आइए, और अगर सेकंड वाली डेमो पसंद आएगी तो आप हमें अवश्य ज्वाइन करिए। राजस्थान का सफर हम मिलकर तय करेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। चलिए।